सब्सक्राइब करें पैशन फॉर टीचिंग बाय सोनू कपासिया यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ऑथेंटिक न्यूज़, रिटन एग्जाम एंड फिजिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कपासिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। और आज मैं जो सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं तो वो सक्सेस स्टोरी बिलोंग करती है एक किसान के बेटे और जो बहुत प्रतिभा संपन्न जो है व्यक्तित्व के धनी हैं और बचपन से आज तक आपका मेहनत करते आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है आपका उन्होंने प्रेरणादायक आपका रहे हैं, उनको आइडियल मानते हैं इनको श्री रामकेश धामा जी। और वर्तमान में जो है सरकार जो है आपका PCS 2016 में 34वीं रैंक के साथ आपका SDM के पद पर आपका चयन हुआ है। और सर आपको SDM के पद पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। और सर एक किसान के बेटे हैं और सर ने क्या है बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, हर तरह का जो है अनुभव सर के साथ है। यानी कि जिस तरह से जो है आपको मतलब मेहनत करनी चाहिए वो सर ने पूरा तरह से आपका किया है। और सर से बात करते हैं। सर जो है 4 भाइयों में अपना दूसरे नंबर के हैं। तो सर आप अपनी सफलता का श्रेय सर किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय तो परिवार को ही है। परिवार ने साथ दिया शुरू से और उसी का श्रेय शुरू में माता पिता और बाद में पत्नी का सहयोग रहा जो इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो सर टर्निंग पॉइंट क्या रहा है आपका? मैं एकेडमिक पूरा करने के बाद लगभग छोटी मोटी तैयारी करता रहा। 1997 में इंटर करने के बाद पुलिस की, दरोगा की कई तैयारी की, SSC की। लेकिन 2005 में जो है मेरठ आने के बाद कई सीनियर से बात हुई, उन्होंने गाइडेंस किया कि जो IAS PCS अगर हम तरीके से करते हैं, थोड़ा गाइडेंस के साथ करते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है बस। तब 2006 के बाद लगातार मैं जो है IAS के उसमें जुट गया, लेकिन सफलता जो है उस समय नहीं मिली। परंतु 2010 में जो है डिप्टी चेलर के पद पर मेरा चयन हुआ। उसके उसी साल 2010 में ही ABSA के पद पर मैं बदायूं में पोस्टिंग हुआ और लगातार फिर जॉब करता रहा। और उसी के साथ साथ में फिर अपना जो लक्ष्य था IAS PCS का, उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के जॉब के बाद देता रहा। और उसी का परिणाम है कि लगातार सतत प्रयास का कि मैं 2016 की परीक्षा में उच्च रैंक के साथ चयनित हुआ। सर जॉब के साथ जो है आपने टाइमिंग कैसे एडजस्ट की? क्योंकि मोस्टली जो विद्यार्थी होते हैं आपने देखा होगा, ये अनुभव किया होगा कि जो है एक जॉब पाकर संतुष्ट हो जाते हैं या शायद उनके मतलब छोटे बड़ा जो भी जॉब मिली उसके बाद वो आगे मेहनत करना बंद करते रहते हैं। और दूसरा सर आपका काफ़ी बिजी जॉब है, कंट्री शिक्षा अधिकारी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, तो सर आपने टाइमिंग किस तरह से एडजस्ट की? टाइमिंग का कि लक्ष्य यही था कि एक बार हम अगर लगे रहें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो उसी में जॉब के बाद 5 बजे ऑफिस होता है हमारा ऑफ, उसके बाद खाना खाने के बाद 6 बजे हम लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वहाँ पहुँच जाते थे और 3-4 घंटे वहाँ लगभग 10 बजे तक हम अपने जो साथी थे उनके साथ बैठ के लाइब्रेरी में लगातार तैयारी की। कंटिन्यूसली जो है परिवार को उस समय टाइम नहीं दे पाए क्योंकि ऑफिस 5 बजे बंद हो रहा है, उसके बाद 6 बजे हम लाइब्रेरी चले जाते थे। उसी का परिणाम है कि लाइब्रेरी वहाँ जाने के बाद हमारा मोटिवेशन भी होता था और हमारा मन लगता था पढ़ाई में, एक एनवायरनमेंट मिला। अगर लाइब्रेरी ना मिलती हमें शायद तो हमारा जो लगातार जॉब के बाद पढ़ने का मन था वो शायद ना हो पाता, क्योंकि एनवायरनमेंट मिलता है तो हम उससे मोटिवेट भी होते हैं और उसकी तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते भी। एक मोबाइल की क्या भूमिका है प्रतियोगी विद्यार्थियों के जीवन में जो वर्तमान में आप देख रहे हैं? मोबाइल की भूमिका है कि अगर हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये सिलेबस है, अब वो हमने सिलेबस हमें तैयार करना है। और हर बच्चे को नई सुविधा होती है कि कोचिंग जाए या दूर दराज के इलाके में, तो हम अगर अपना सिलेबस, कुछ बुक्स मिल जाती है हमें, लेकिन कुछ हमारी क्वेरीज रह जाती हैं, तो हम फ़ोन के माध्यम से आज जो हमारी स्पेशल कोई प्रॉब्लम है या कोई सूचना है, हम फ़ोन के माध्यम से बहुत इजीली उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स भी जो है स्पेशल टॉपिक्स पे कई यूट्यूब पे रहते हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। और मोटिवेशनल जैसे होता है कि 1 महीना पढ़ लिए फिर बोर हो जाते हैं, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ के द्वारा भी यूट्यूब से, ये तो सोशल मीडिया का तो इस समय बहुत यूज करने का है कि उसे किस तरह से करते हैं। फेसबुक के रूप में करते हैं तो यूजलेस है, मतलब अगर फेसबुक है लाइक और उसी में लगे रहें। लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट
अपने टॉपिक्स की जानकारी केवल निकालते हैं 10 मिनट, वही काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ है इस समय मोबाइल का। हाँ सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और उसके बाद बीएड और एमएड एनईएस डिग्री कॉलेज मेरठ से किया है। तो अच्छा एमए सर, एमएड जैसे आपने बीएड किया है, एमएड किया है, तो आप सर टीचिंग के फील्ड में अधिकारी हो, लेकिन उस बीच में जब भर्तियां निकली थी तो आप चाहते तो टीचिंग भी ज्वाइन कर सकते थे उस समय पे, तो सर ऐसा क्यों नहीं किया सर आपने? टीचिंग तो मैं 2006 में टीजीटी में हो गया था, जी सर। लेकिन एक लक्ष्य था कि मैं ये आईएएस या पीसीएस की तैयारी करता रहूं, तो उस समय भी मैंने टीजीटी में भी ज्वाइन नहीं किया था और लगातार फिर एमएड करने के बाद भी एक हायर एजुकेशन की तरफ थोड़े दिन रहा रुझान की, क्योंकि नेट जेआरएफ करके हायर एजुकेशन, लेकिन कुछ दिन के बाद वही फिर आईएएस पीसीएस का जो गोल था वही पीछा करता रहा लगातार। सर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, अक्सर मैंने उनको कहते सुना है कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं जो है गरीब हूँ, और तरह तरह के एक्सक्यूज होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं और उनका नंबर नहीं आता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे सर? पहली बात तो कि नसीब को मैं 0% पर रखता हूँ, मेहनत लेबर जो है 100% और नसीब जो है 0%, और असंभव कोई दुनिया में है नहीं, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे तो कितना ही बड़ा काम कोई किसी तरह का वो हो जाएगा। तो ये तो है कि नसीब तो आप छोड़ दो पीछे, कि नसीब कुछ होता ही नहीं, ऊपर वाला अपने आप बैठा है, वो क्या डिसाइड किया है, हम नसीब अब हम मान के नहीं चल रहे, तो नसीब तो कहीं पे कुछ है ही नहीं, केवल लेबर है हमारी, और अगर हम असफल हुए हैं तो लेबर में कहीं ना कहीं कमी है, उसी में ढूंढो, नसीब की तरफ बिल्कुल मत जाओ। दूसरा होता है कि गरीब, तो गरीब होना आज की डेट में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि इतने सरकारी आप हम चाहते हैं सरकारी सेवा में, तो उसके लिए हमें परीक्षा पास करनी है, और हमें किताबें और सिलेबस इतना महंगा नहीं कि हम जो है कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग या दिल्ली कहीं बड़ी जगह जाके उसे करें, गाइडेंस लेके आ सकते हैं। टाइम देना है हमें, टाइम एंड एनवायरनमेंट, तो हम चाहें तो कहीं भी जगह रहते हुए या छोटी जॉब करते हुए उस काम को कर सकते हैं, चूँकि हमें बहुत महंगी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। महंगा तो वो है कि आप पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कि हम वहाँ नहीं पढ़ पाए, तो आज मैं चूँकि प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, शुरू से आखिर तक सरकारी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एमएड सारे सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है, तो कहीं मैटर नहीं किया कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती, महंगे स्कूल में पढ़ते, तभी हम एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद किताबें हैं, किताबें इतनी महंगी नहीं कि हर आदमी आजकल मैनेज कर सकता, 1000-2000 की हो गई। अब हमें क्या है कि किताबें लेने के बाद वो याद करनी है। आज महंगा हो गया, टाइम ना निकालना, गरीब आदमी है टाइम नहीं निकाल पाता, वो पता नहीं दुनिया भर में लगा रहे, और बाकी आर्थिक कहीं बाधा मुझे नहीं लगता किसी के सामने आती है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे गांव में भी, चाहे जो कैटेगरी में एससी में भी आते हैं बच्चे, बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन वो जो है जो थोड़ी सी मेहनत है वो भी नहीं कर पाते। आप 2 घंटा 4 घंटा ही पढ़ लो घर बैठ के, पर पढ़ेंगे नहीं, फिर कहते रहेंगे कि हमारा हो नहीं रहा। आप गांव कहीं मत जाओ, दिल्ली मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, आप सिलेबस की किताबें उठा के ले आओ। एक मैं कहानी बताता हूँ, एक हमारे गाँव के पुलिस में लगे थे सतीश कुमार, तो मैं इंटर पास किया था, तो उनसे पूछ रहा था कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो उन्होंने कहा कि तुम एनडीए की तैयारी कर लो। फिर मैं उस समय गजरोला रमाबाई में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, और मैं एक किताब ले आया एनडीए की, और एनडीए की किताब लाने के बाद मैंने जो है घर पे तैयारी की, केवल एक किताब लाने के बाद, और वो एग्ज़ाम पास करके मैं एसएसबी जो इंटरव्यू है वो देने गया था बेंगलोर। तो जब एनडीए जैसे, और आजकल क्या करते हैं कि कोई कहीं देहरादून जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन क्या है वहाँ भी जाके टाइम नहीं दे सकते। अब हम किताब लेके घर आ जाएं, अगर हमारा मन है तो हम 2-4 घंटे 5 घंटे केवल घर पढ़ के भी, और बहुत से हमारे क्षेत्र में ऐसे उदाहरण हैं जो कई सारी परीक्षाएं बच्चों ने घर रहते रहते पास की। बिल्कुल सर। बीएड में मेरी खुद की 29 रैंक आई थी यूनिवर्सिटी मेरठ में, सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और मैंने बीएड करने से पहले मैं कहीं ना कोचिंग गया और ना ही किसी भी तरह का कोई बाहर कहीं पे कोई ट्यूशन नोट्स कुछ नहीं, केवल सिंपल किताबें लाके उन्हीं से स्टडी की, और घर से ही बीएड मैंने पास किया था मतलब 2004 में।
तो अगर हम चाहें तो जैसे जो भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब ला के ख़रीद के घर पे ही थोड़ा गाइडेंस के लिए तो कई लोग तैयार हो जाते हैं, कोई बता देता है ऐसे पढ़ लो ऐसे, और उसे ही हम पढ़ें। बट टाइम निकालना है आपको, 4-5 घंटे घर पे लगातार स्टडी करते रहो और प्रैक्टिस कुछ सेट की कर लो। उसके बाद मुझे नहीं, हमारे गाँव में खुद में चंदनपुर गाँव में कई बच्चों का सिलेक्शन केवल अपने घर से हुआ है, और एक बच्चे का सिलेक्शन तो 2-3 जगह हुआ है। यूपी पुलिस में हुआ है, कई जगह और जो है आपका ग्रुप सी में हुआ है, और वो बच्चा कहीं नहीं गया, केवल सेल्फ स्टडी है। और परिवार उससे गरीब शायद मैंने नहीं देखा हो, केवल सिंपल बहुत मुश्किल से जीना होता है, मतलब गुजारा जो होता है। और कई परिवार ऐसे हैं हमारे गांव में जो इस तरह की मेहनत करके वो बच्चे उनमें से निकले हैं। एक परिवार ऐसा है कि उनमें उनके पिता को यही नहीं पता कि क्या पढ़ाई होती है, कुछ नहीं मालूम, ना उनकी मम्मी को मालूम ना पिता को, और वो 2 बच्चे जो हैं बहुत अच्छी जॉब उन्होंने प्राप्त की है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गरीबी और अमीरी इन चीज़ों में, गवर्नमेंट जॉब में कोई मैटर नहीं करता। हाँ, प्राइवेट में आप बीटेक करते हो वहाँ मैटर करता है कि वहाँ पैसे जाते हैं। कोर्स जो होता है वो एक्सपेंसिव, हाँ, कोर्स जितने भी करने होते हैं हमें वो एक्सपेंसिव है, लेकिन तैयारी के दौरान आपकी टाइम है सबसे कीमती। टाइम दोगे, मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। गरीबी कोई मैटर है नहीं, ना गरीबी ना जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, अमीर या गरीब घर में जन्म लेना वो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन आपका जो आप अपने कैरियर को, गोल को सेट करके अपना मेहनत करके सफल या असफल होना वो आप लोगों के हाथ में है। तो इसलिए मेहनत करिएगा और तभी अपना गोल सेट करिएगा। और पूरे जो इंटरव्यू का सर का जो निष्कर्ष निकल के यही आता है कि हम अपना जो गोल है वो सेट रखेंगे और उसको पूर्व निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही तैयारी कर रहे हैं तो तब आप हारोगे ही। और हमेशा ठान के रखो और उसके लिए लगनशील रहो। और सर कुछ? बस एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण एरिया है उसमें एक शहर में थोड़ा सा अंतर रहता है बच्चों में। शहर में बच्चा जो है शुरुआत ही क्लासों में ही अपना जो माता पिता हैं वो गोल निश्चित कर लेते हैं, बच्चे को इस तरह प्रिपेयर कर देते हैं, वो ठान लेता है कि मुझे ये जाना, तो डायरेक्शन शुरू से रहती है और प्लानिंग करके उस एरिया में निकल जाता है। और हमारे यहाँ इंटर आते आते फिर ग्रेजुएशन में लेता है, फिर एमए कर लेता है, कुछ नहीं कर रहा, फिर कहता है कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो बीएड कर लिया या बीटीसी कर ली, या फिर कहीं रेस लगा के आगे, तो कोई निश्चितता नहीं होती है। उसी वजह से जो है जो हमारी जॉब है वो सही तरह से नहीं लग पाती, फिर हमें बाई चांस जिसमें नहीं जाना चाहते उसमें हमारी जॉब लग जाती है। यानी फिर जो रास्ते में जो भी उनको अचीव होता है उसको एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं। सर जैसा कि आपने शुरुआत में बोला था कि आपके माता पिता के बाद में आपका जो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है वो आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनका रहा है। तो आप जितने भी मोस्टली देखिएगा प्रतियोगी विद्यार्थी सर अनमेरिड और मैरिड हर तरह के होते हैं आपके, तो जो मोस्टली जो मतलब मैरिड पर्सन है तो आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको संज्ञान में रखते हुए एक थोड़ा मोटिवेशन ऐसे लोगों के लिए, ताकि ये वीडियो वो अपने लाइफ पार्टनर को दिखाए और मोटिवेट हो कि हाँ भाई अगर ऐसा सहयोग किसी के साथ मिल रहा है तो क्या से क्या हो सकता है। लाइफ पार्टनर को बताते हैं कि हम जो है जो तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है, मानो 4 घंटे हमें लग रहे हैं, और हम अगर वो पहले होता है कि कन्विंस करना है, क्योंकि हर आदमी नहीं समझता कि जॉब लग गई आपकी और अब परिवार को देखो। लेकिन अगर कन्विंस करते हैं और बताते हैं कि जो है ये चीज़ें अगर हम करते हैं आगे कामयाबी मिलती है तो हमें ही फ़ायदा है, तो पार्टनर अगर समझ जाते हैं तो हेल्प होती है काफ़ी, क्योंकि घर दोनों से बनता है और दोनों में से दोनों की है, और अगर साथ देते हैं तो दोनों कामयाब होते हैं एक साथ। और अगर सहयोग नहीं रहता तो पार्टनर अगर सहयोग ना दे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती, चूँकि घर जो है दोनों लोग एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही पूरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देती है। मेरी पढ़ाई के दौरान चूँकि मैं 1 महीने कमरा लेके भी बाहर रहा, तो वहाँ खाना पहुँचाने का काम भी क्योंकि और कोई रहता नहीं, तो अपने आप इन्होंने ड्राइव करके वहाँ तक यूनिवर्सिटी के पास तक जो है खाना सुबह शाम खाना दे के आना, और बच्चों को अगर कोई दिक्कत है, बुखार है, अपने आप दवाई दिलाना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। चूँकि पढ़ाई के दौरान 1 महीना जैसे हम 12th में देते हैं तो हमारे जैसे माता पिता ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अगर हमारा पार्टनर भी ध्यान दे
सही तरह से, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी समय लड़ाई झगड़ा कर लें या कुछ और कर लें तो सारा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। तो ये क्योंकि हमारे जो साथी है तो हर कदम पे हमारे साथ है। आगे सर एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने क्षेत्र से यूपीएससी और यूपीपीएससी में बहुत कम चयन होते हैं, तो इस बारे में सर आपकी क्या राय है सर? पीसीएस और यूपीएससी में चयन का सबसे बड़ा जो कम होते हैं वो कारण एक ही है कि लोग तैयारी जो है नहीं करते। अगर हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के नाम से तैयारी करते हैं तो चयन निश्चित होता है, लेकिन हम शुरू में जो है हमारे जो एरिया है उनमें ज़्यादातर जॉब का होता है, जैसे फोर्स में लग गया या कहीं पे कुछ और क्लर्क हो गए, उसके बाद वो जॉब सेटिस्फाई हो जाते हैं। जॉब ठीक है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी हर आदमी चाहता है कि उसकी पहले जॉब लगे, पर लक्ष्य हम जो है अगर बना लेते हैं यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का, तो हमारी जॉब के बाद भी हम कंटिन्यू तैयारी रख सकते हैं। जैसे मुझे 10-12 साल जॉब करने के बाद ये सफलता मिली है। हो सकता था कि मैं छोटी जॉब करने के बाद ही संतुष्ट हो जाता, लेकिन मैं लक्ष्य बनाए रखा कि हाँ हम तैयारी करते रहेंगे तो देर सवेर हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हम उसी को पढ़ेंगे फिर यूपीएससी। तो अगर हमने एक उदाहरण देखा था 2016 में कि एक कांस्टेबल सेलेक्ट हुए थे 2010 में, तो वो 10 साल 12 साल जॉब करते हुए उन्होंने एसडीएम बने हैं 2016 में। तो उदाहरण ये है कि हम एक बार जॉब पे लगे। हमारे एरिया में हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा सिपाही बन गया तो दरोगा में ना के बराबर उसका एग्ज़ाम पास कर पाए, वो वहीं पे संतुष्ट हो गए, प्रमोशन का वेट करते रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक प्रगतिशील बने रहना कि हम यहाँ पे आगे हमारा लक्ष्य हमेशा बना रहे। और कुछ बच्चे हो सकता है कि अगर इंटेलिजेंट और बढ़िया हैं तो शुरू से ही अपना यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का लक्ष्य बनाएं। अगर 2-4 तैयारी करेंगे तब सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे इधर से तैयारी कम करते हैं। पूरब के इलाके में आप लखनऊ से इलाहाबाद या बनारस आजमगढ़ जाएं तो हर गांव में 2-4 आईएएस और 2-4 पीसीएस मिल जाएंगे। हमारे यहाँ 2-4 पुलिस में और आर्मी में ज़रूर मिल जाएंगे। उधर उल्टा है। अगर हम भी इसी उससे लगें, लक्ष्य बड़ा करके प्रयास करें, थोड़ी मेहनत है, तो हमारे यहाँ से भी हर गांव से आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन हर एग्ज़ाम में होगा। तो साथियों सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम जो गोल चुनते हैं, जो बनना चाहते हैं, तो वो जस्ट हम जो है आपका मतलब एक सिपाही के रूप में आर्मी में चले गए, आप पुलिस में चले गए, यानी हमारे छोटे गोल होते हैं और हम जो है उस नौकरी को एक मंजिल की तरह मान लेते हैं कि बस जो है यहाँ पहुँच गए, हमारा जो बस यहाँ सेटिस्फाई हो गए, आगे हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सर ने क्या कहा है कि भाई हमें क्या है, जो मिल भी गई फिर भी अपनी तैयारी के लिए समय निकालो। परिस्थिति हर किसी के साथ विपरीत होती है क्यों सर जो है, लेकिन समय जो है निकालने से, लगातार प्रयासरत करने से आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हो। सर आखिर में आप प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से सर उनको टाइमिंग एडजस्ट करनी है, किस तरह की बुक्स आपको लेने मतलब रखनी चाहिए, सारी बातों पर थोड़ा मैसेज ये है कि सबसे पहले हम एक जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला होता है कि उसमें आएगा क्या, सिलेबस। चाहे वो छोटी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है। जैसे हम 10th 12th करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, मोटा मोटा देखें तो उससे तैयारी नहीं, टॉपिक में अंदर जाना पड़ता है कि मैथ अगर है किसी परीक्षा में तो कौन से टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक का हम पूरी तरह से रिवाइज या जो भी स्टडी करनी है वो करें। इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं, मतलब जिस परीक्षा में हम बैठ रहे हैं उसका मैटर करता है कि सिलेबस कैसा है, और सिलेबस को हम साथ रखें। हर क्षण अपने उसे जो है देखते रहें कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस से आएंगे। दूसरा होता है मैटर कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल है या नहीं है, गाइडेंस है या नहीं है, कोचिंग में जो है हमें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा नहीं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नोट्स के साथ, तो हम एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसमें तीसरा स्टेप आता है कि हम सिलेबस भी है हमारे पास, नोट्स भी है, कोचिंग भी है, अब टाइमिंग कैसे करें। जी सर। तो टाइमिंग के लिए जिस तरह की परीक्षा होती है उस तरह से वो समय मांगती है। अगर हमारा सिलेबस कम है तो हम उसमें 4-5 घंटे कंटिन्यू स्टडी करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जैसे पीसीएस और आईएएस में है कि 8 पेपर हमें करने हैं, तो उसमें सिलेबस ज़्यादा है तो उसमें 8 घंटे या 10 घंटे हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो बहुत सारे बच्चे होता है कि जब परीक्षा आ गई 1 महीना रह गया तो तब तो लगेंगे 10 घंटे, और जब परीक्षा लगता है कि अभी बहुत दिन बाद होगी तो उसमें फिर वो नेगलेक्ट कर देते हैं।
कोई भी परीक्षा कंटिन्यूअस अध्ययन से होती है। जी सर। जैसे हम 12th को ही लें या 10th को लें तो बहुत बच्चे एग्ज़ाम के पहले ही 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, 12 पेपर ले घंटे लेते हैं उस समय गैस पे। पेपर 12 घंटे लगेंगे और ऐसा लोड लेंगे पता नहीं क्या। एक बच्चा अगर शुरू से जब से कॉलेज खुला है या एडमिशन हुआ है तब से लगातार स्टडी करता रहे 4-5 घंटे, तो वो सारा सिलेबस उसे कंठस्थ हो जाएगा पूरी तरह और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम में सिलेबस है, नोट्स हैं और टाइम है। टाइम सेट करना है कि हमें कम से कम जब हमारा फार्म निकला है तभी उसी दिन से हम लग जाएं। परीक्षा चाहे 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो। सबसे बड़ी कमी जो असफल होने की है, दोष देते रहते हैं कि मेरा नहीं हुआ। ये 3 स्टेप होते हैं, आपके सिलेबस और स्टडी नोट्स या कोचिंग जो कर रहे हो, और तीसरा पॉइंट है आप टाइम किस तरह से कर रहे हो। आप पेपर से 1 महीना पहले पढ़ रहे हो या फिर आप पेपर से प्रॉपर टाइम मतलब पहले स्टडी शुरू कर दी है। तो ये 3 चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी परीक्षा में सफल होने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर इन पे ध्यान दिया जाए, परीक्षा कोई बड़ी नहीं है, बस बड़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। परीक्षा हमारी छोटी हो उसमें भी एग्ज़ाम वही है, टेस्ट बड़ी है उसमें भी थोड़ा सिलेबस, जैसे हम पहली क्लास पास कर रहे हैं या इंटर पास कर रहे हैं उसमें किताबें कम है, इंटर में ज़्यादा है। इंटर में भी मार्क्स आते हैं और कक्षा 1 में भी आते हैं। बस वही है कि वहाँ 2 घंटे पढ़ के हो जाएगा, 10 घंटे खेल लो। इंटर में आप 10 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे खेलना पड़ेगा। ऐसी परीक्षाएं हैं, जितनी परीक्षाएं बड़ी होंगी आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी आप बनना चाहते हो, जिस भी परीक्षा में आप पास करके सेलेक्टेड होना चाहते हो, तो सिर्फ उसकी एक कीमत है जो धन से भी ज़्यादा अहमियत रखती है कि आपको उसके लिए समय देना है। जितना समय आप दे सकते हैं पंक्चुअल रूप से अपने सिलेबस को दिमाग में रखते हुए, तो आपकी सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोचिंग से या कहीं से नोट्स से हमें वो हमारे सारा सिलेबस जो है एक कम टाइम में हमें मिल जाता है। तो कोचिंग और नोट्स का हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम जो है 50 किताब ना पढ़ के, क्योंकि जो कोचिंग और नोट्स वाले हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास करके वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनसे हमें फ़ायदा निश्चित रूप से मिलता है। और सिलेबस वो पहले क्योंकि डिफ़ाइन या पूरा तैयार कर लेते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है आसानी से कम समय, सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और दिशाहीन हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन अगर कोचिंग में अच्छे टीचर हैं, अच्छे नोट्स हमारे पास हैं, तो टाइम बचता है और क्वालिटी ज़्यादा रहती है उसमें। सर, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? कुछ क्वेश्चन जो है शेयर कीजिएगा थोड़ा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में, और एक होता है कि ये करंट अफेयर्स या आसपास की नॉलेज कितनी है अपने देश के बारे में और विदेश के बारे में। तो IAS PCS में क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, आधा घंटा पौन घंटा चलता है, तो वहाँ वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या एकेडमिक रहा है, उसमें इंटरेस्ट, कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपकी जो एकेडमिक में ग्रेजुएशन है। उसके अलावा हॉबीज़ पूछ लेते हैं। उसके अलावा आपका जहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ क्या प्रसिद्ध है, क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें हो गई। फिर आता है करंट अफेयर्स कि हमारे देश में इस समय क्या सिचुएशन है, या किसी वर्तमान पद पे व्यक्ति, राष्ट्रपति का नाम या कोई शिक्षा मंत्री, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या फिर इंटरनेशनली कोई महत्वपूर्ण घटना होती है कहीं पे, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये है इंटरव्यू का मैटर। अगर कोई जॉब में नहीं है तो, लेकिन जॉब में कोई है तो उससे जॉब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आधा टाइम कभी कभी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन में ही चला जाता है। जैसे सर, आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में इस समय का जो है सेवारत हैं, तो आपके लिए इस तरह का क्या क्वेश्चन रहा? उसमें एजुकेशन से, चूँकि बेसिक एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, सरकारी स्कूल जो प्राइमरी हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे आप सब जानते हैं कि थोड़ा शिक्षा का स्तर कम है, तो उन्होंने यही पूछा कि शिक्षा का स्तर कम क्यों है, अध्यापक बहुत अच्छे हैं प्राइमरी में। इसके अलावा कुछ बेसिक सुविधाएं भी कम है, शौचालय, तो ये जो हैं इनके बारे में, स्कूलों की बेसिक समस्याओं के बारे में और उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चन। और आपका काम क्या है, आप क्या करते हो, आपने क्या सुधार किए हैं। तो जो भी जॉब में होते हैं, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन उनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कहने का ये है कि हम अगर बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा आसपास का परिवेश अभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो लोग इन चीज़ों को जो है एक कल्पना के रूप में लेते हैं कि IAS और PCS जो है कल्पना है हमारे क्षेत्र के लिए। तो वही चीज़ें हैं कि हम अगर लगातार, बेशक वो उस समय हमारे भी कल्पना थी और हमारे साथियों की मजाक थी मानो, लेकिन वो आज आके जो है एक फलीभूत हुई है।
तो साथियों आपने देखा कि लोग जब हम प्रयास करते हैं, जनरली जब गांव में आप जो देख रहे होंगे, आप दौड़ भी लगाते होंगे, तो जिसके घर से कभी कोई नहीं लगाया है तो ये सुनने को मिला है, और हम लोगों ने भी ये चीज़ फील किया है कि इसका तो बाप दादा ना लगा, ये कहाँ लगेगा। तो आपने देखा हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें सिर्फ जो है अपना मेहनत कर लेना है, अपना गोल सेट कर लेना है, क्योंकि सुनते नहीं पत्थर कभी फरियाद किसी की, और साथियों जाती नहीं मेहनत कभी बेकार किसकी। और सर ने इस बात को पूरा सिद्ध करके दिखाया है। तो सर आपको जो है SDM बनने की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू।